Today we are going to discuss about preparation and management of Indian major carp culture ponds. Ponds are of three types: nursery, rearing and production ponds. As well as today we are going to discuss about monoculture and composite culture in fish rearing. Let's start the video. Introduction. So we basically know that carp culture जो है वो एक 3 tier process है. जो हमारी फर्स्ट पॉन्ड है वो हमारा नर्सरी पॉन्ड होता है. सेकंड पॉन्ड इज योर rearing pond and last pond is your fingerling or adult pond. So in nursery pond we rear spawn. Spawn is the young hatchling of a fish up to 2 to 3 weeks. मतलब नर्सरी पॉन्ड में हम 2 से 3 हफ्ते तक जो है वो फिश जो हैचलिंग होता है जिसको हम स्पोन बोलते हैं उसकी रेयरिंग करवाते हैं. और उसके बाद 2 से 3 हफ्ते बाद जब वो एक फ्राई स्टेज तक पहुंच जाता है. अब आपको कैसे लगेगा पता है वो फ्राई स्टेज है. जब वो 2 to 3 सेंटीमीटर इन साइज हो जाएगा तो फ्राई स्टेज है. उसकी हम जो है अब शिफ्ट करवा देते हैं इन योर नेक्स्ट पॉन्ड दैट इज रेयरिंग पॉन्ड. सो अगेन द प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर 3 months एंड आफ्टर 3 months जो हमारा फ्राइज है वो हमारा एक फिंगरलिंग बन चुका है. फिंगरलिंग जो होता है वो हमारा 8 to 12 सेंटीमीटर इन साइज होता है जिसको अब जो है हम या तो एक हार्वेस्ट करवा के फिंगरलिंग हार्वेस्ट करवा के हम उसको स्टोकिंग करवा देंगे एडल्ट पॉन्ड में या फिर जो हमारा स्टोकिंग पॉन्ड होता है उसमें. To ensure high rate of survival and growth during all 3 stages of rearing, a package of management practice should be strictly followed here. Broadly, the various steps involved in the management of ponds at all 3 stages are as followed. जो हमारी fish pond की management होती है वो हमारी हम उसको 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट हमारी प्री स्टोकिंग मैनेजमेंट कि जितने भी हम मैनेजमेंट कर रहे हैं पॉन्ड की स्टोकिंग फिश की स्टोकिंग से पहले जितनी भी प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो फॉलो करनी है. उसके बाद स्टोकिंग जब आपने स्टोक करना है उस टाइम पे आपने क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है. लास्ट इज पोस्ट स्टोकिंग मैनेजमेंट कि अब आपने फिश जो है वो स्टोक कर दी है पॉन्ड में. अब उसके बाद आप उसको कैसे फीड करवाओगे, वाटर पैरामीटर्स को कैसे आप मेंटेन करोगे वो सब. Let's start with pre-stocking management. Pre-stocking part of management involves the following sequential measures. अब आपने जो है वो pre-stocking management में ये सारी practices follow करनी है एक sequence में. First है हमारी eradication and control of aquatic weeds. Second है eradication of unwanted fish. Third है हमारी eradication of predatory insects and last हमारी fertilization of pond. अब जो हमारी इरेडिकेशन ऑफ प्रीडेटरी इंसेक्ट वाला जो इस थर्ड स्टेप है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा स्पोन वाली स्टेज में और एक हद तक फ्राई वाली स्टेज में मतलब नर्सरी और रेयरिंग पॉन्ड में. Now, first is eradication and control of aquatic weeds. So, poorly managed ponds are infested with emergent, floating, submerged, and marginal weeds. It reduces phytoplankton production due to nutrient competition and prevention of light penetration, disturb balance oxygen availability, provides shelter to predator and insect, reduces the living space, increases siltation, and obstruct the netting and harvesting. अब आप 2 तरीके से या फिर 3 तरीके से जो है आप वो है इरेडिकेट कर सकते हो वीड्स को, एक्वाटिक वीड्स को. फर्स्ट है मैनुअल, सेकंड है मैकेनिकल या फिर केमिकल और थर्ड हमारा बायोलॉजिकल मेथड. दिस डायग्राम शोज द वेरियस टाइप ऑफ वीड्स जैसे कि फ्लोटिंग भी है यहाँ पे ये जो फ्लोट करी जैसे लोटस बताया हुआ है यहाँ पे. फिर सबमर्ज है, फिर जो हमारी एल्गी होती है और हमारी जो इमर्ज है जो कि जिसके रूट्स जो है वो हमारे पॉन्ड के अंदर लेकिन शूट जो है वो हमारा इमर्ज्ड हुआ है पानी के ऊपर. ओके, these are some examples mentioned. Now मैनुअल मेथड में आप जो होते हो जैसे अपने मैनुअल जैसे नाम बता रहे हैं मैनुअल मतलब आप अपने हाथ से इसको जो है रिमूवल करवा रहे हो, खुद रिमूव कर रहे हो आप. या फिर कल्चर जो करवाते हैं वो छोटे स्तर पे कराते हैं, अपने विलेज में करते हैं तो उनके पास ज़्यादा ना तो वो होती मशीनरीज होती हैं ना कि इक्विपमेंट्स होते हैं. तो वो मैनुअली जो है वो या तो फिर वो खुद करते हैं या तो फिर वो दूसरों को हायर करते हैं, जो लोग होते हैं उनको हायर करते हैं और उनसे रिमूव करवाते हैं मैनुअली. सो मैनुअल जो होती है उसमें हमारी आप पोज करके सबको पढ़ लेना, ठीक है. तो मैनुअली ये इसका बस यही है. और मैकेनिकल डिवाइसेस भी यूज़ कर सकते हो आप इसमें. फॉर एग्जांपल जो हैंड फोक्स,
स्ट्रॉन्ग नेट्स, बैम्बू पोल्स, है ना, ये सारे इस तरह के। मैकेनिकल डिवाइसेस यूज्ड फॉर क्लियरेंस ऑफ रूटेड सबमर्ज्ड वीड्स आर स्टील केबल्स, कटिंग चेन्स, डीजल ऑपरेटेड विंचेस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डीजल ऑपरेटेड विंचेस। ठीक है, ये जो हमारे हैंड टूल्स हैं, जैसे कि हमारे लोकल इसमें क्या बोलते हैं, इसको सिक्कल बोलते हैं ना। और ये जो स्टील केबल बताई थी, फिर ये अलग अलग तरह के जो है वो ओके, दिस इज द पिक्चर शोइंग द रिमूवल ऑफ द फ्लोटिंग वीड, है ना। और ये जो है वो हमारी सबमर्ज या एक्वेटिक वीड जो होती है उसकी रिमूवल करवा रहे हैं। Now second is your chemical method. So the manual method of weed removal from heavily infested large water bodies is difficult. जो हमारा मैनुअल होता है वो आपको पता है कि एक तो पहले वो मैन पावर कंज्यूमिंग है ना, टाइम कंज्यूमिंग है, कि अगर आप खुद कर रहे हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ऊपर से आपका अगर वो फ्लोटिंग है तो ईजिली कर ले रहे हो, लेकिन जो सबमर्ज है ना, जो या फिर इमर्ज हैं जिनकी रूट्स जो हैं वो समझ है या फिर पूरी तरह से जो है वो फिक्स्ड हैं हमारे बॉटम पे, पोंड के बॉटम पे, तो उनको रिमूवल कराने में मुश्किल होती है। तो उसमें हम केमिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो केमिकल मेथड में आप हर्बिसाइड्स यूज़ कर सकते हो। हर्बिसाइड्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक मोस्ट हर्बिसाइड्स जो होते हैं वो सिलेक्टिव होते हैं नेचर में, शुड बी टेकन। पहले तो आपको ये देखना कि आपको हर्बिसाइड कौन सी वाली वीड की रिमूवल के लिए चाहिए। जिसकी आपने फ्लोटिंग वाली जो है वो आपने मैन्युअली रिमूव कर ली होगी अगर ईजिली हो रही है, तो उसके बाद आपको क्या चाहिए, सबमर्ज वीड के लिए जो अप्रोप्रिएट हो हर्बिसाइड्स, या फिर और भी आपको जिस तरह की ज़रूरत है। एनहाइड्रस अमोनिया एट 20 ppm, ग्लाइफोसेट है एट 3 kg per hectare, 2,4-D है एट 7 to 10 kg per hectare। ये और भी तरह के जो हमारे वो वीड्स हैं उनके फिर हर्बिसाइड, जो प्रॉपर एक हर्बिसाइड जो उनके पर्टिकुलर काम करता है, उसका फिर ब्रांड नेम, डोज और एडिटिव्स। Now biological control of aquatic weeds. So another important controlling method is by introduction of weed eating fishes, common carp, gourami, etc. Species of Punitius are the fishes of non-weed eating habits. Grass carp is the most effective biological control agent against the most of the submerged and floating weeds except the water fawns. Grass carp normally consumes the choice aquatic weeds at least 50% of their body weight in a day. About 300 to 400 fishes, each of about 0.5 kg in weight, are enough to clear 1 hectare of hydrilla infested water body in about a month. Normally, hydrilla infestation density ranges from 5 to 25 kg per meter square. Now this is also the table for common weed eating fishes and the weed of their preference, कि आप जो common carp जो है उसके साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, और वो किस वीड पे फीड करते हैं। जैसे टेंडर शूट जो होती हैं वीड्स की, उन पे जो है वो कॉमन कार्प ज़्यादा फीड करती हैं। गोरामी जो है वो टेंडर शूट ऑफ समर्स वीड एंड एल्गी पे फीड करती है। पर्ल स्पॉट जो है वो हमारी फिलामेंटस एल्गी पे फीड करती हैं, है ना। तो कुछ टेबल है, आप इनमें से कुछ एग्जांपल मेंशन कर सकते हो। ये कुछ एग्जांपल है हमारी वीड ईटिंग फिश के, जैसे कि ये एक पर्ल स्पॉट है, ये हमारी ग्रास कार्प है, जैसे वो पिछली उसमें मेंशन था। इरेडिकेशन, अब हमारा सेकंड स्टेप है। पहले तो हमारा वीड रिमूवल हो गया, अब सेकंड स्टेप है हमारा इरेडिकेशन ऑफ अनवांटेड फिश। सो प्रीडेटरी फिश प्रे अपॉन द स्पॉन, फ्राई एंड फिंगरलिंग्स ऑफ द कार्प। जो हमारी ये अनवांटेड फिश जो होती है, ये तो एक प्रीडेटर की तरह भी काम करती हैं और ये वीड फिश की तरह भी काम करती हैं। अब वीड फिश का मतलब क्या है? वीड फिश मतलब कि वो उनको जो है वो प्रीडेट नहीं कर रही है, हार्म नहीं कर रही है किसी तरह से डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली, जैसे कि वो न्यूट्रिएंट के लिए जो है वो कम्पीट करेगी हमारी जो कार्प कल्चर, जो हमारी कार्प जो हम रेयर करवा रहे हैं फिश उसके साथ, है ना। तो जब वो कम्पीट करेंगी तो ऑफ कोर्स जो है वो खाने की कमी हो जाएगी बाकियों को, तो उनका जो है वो सर्वाइवल रेट डिक्रीज हो रहा है, तो उनको हम वीड फिश बोलते हैं। तो इरेडिकेशन ऑफ अनवांटेड फिश में आप इसको ऐसे टेबल बना के दो कर सकते हो, प्रीडेटरी एंड वीड फिश। The date of poisoning, however, should be fixed about 3 weeks before the anticipated date of stocking. मतलब स्टोकिंग, आप जब फिश को स्टॉक कर रहे हो, ऐड कर रहे हो पॉन्ड से, उससे 3 हफ्ते पहले जो है पॉइजनिंग ज़रूरी है। Seasonal ponds which dry up during summer months need to be treated with fish toxicants. अभी हमारा कुछ एग्जांपल है प्रीडेटर फिश और वीड फिश का।
अब आप कौन कौन से तरह के फिश टॉक्सिकेंट्स यूज़ कर सकते हो, तो उनके एक पहले तो ये जो मेंशन पॉइंट्स हैं ये सब आपको ध्यान में रखने होंगे सारे उनके लिए। फर्स्ट है हमारा पॉइजन फिश शुड बी सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन, लीस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑन द पोन बायोटा, toxicity period should be short duration, should not have residual effect, easy commercial availability, simplicity of application, cost concentration, है ना। तो आपको ये सब ध्यान में रखने होंगे एक फिश टॉक्सिकेंट को यूज़ करने से पहले। जो हमारे 3 सबसे ज़्यादा यूज होते हैं वो है महुआ ऑयल केक, ब्लीचिंग पाउडर एंड एमोनिया। ये हमारा पॉइजन है और उसकी डोज बताइए, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर 350 to 500 kg पर हेक्टेयर पर मीटर। ओके, सो महुआ ऑयल केक जो होता है वो ऑफ ऑल द फिश पॉइजन्स ऑफ प्लांट ओरिजिन द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड फिश पॉइजन है ये इन अनड्रेनेबल पॉन्ड्स, जिनको आप ड्रेन नहीं कर सकते उन पॉन्ड्स में। सो इट किल्स द फिश स्पीशीज विद इन अ फ्यू आवर्स व्हेन अप्लाइड एट द रेट ऑफ 250 ppm। ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट is another practical and safe fish toxicant. It kills all the predatory and weed fish of the ponds when applied at the rate of 25 to 30 ppm. Ammonia, anhydrous ammonia, when applied at the rate of 20 to 25 ppm, kills the predatory and weed fish. Besides, it also controls the aquatic weeds and later act as nitrogenous fertilizer. Toxicity of ammonia lasts for 4 to 6 weeks. वो उनको किल तो करता है, लेकिन जो है वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की तरह भी एक्ट करता है हमारी पॉन्ड्स में ना। हमारा थर्ड स्टेप जो है वो है इरेडिकेशन ऑफ प्रीडेटरी इंसेक्ट। मैनी एक्वेटिक इंसेक्ट्स इन देयर लार्वल और एडल्ट स्टेजेस प्रे अपॉन द फिश हैचलिंग्स एंड फ्राई एंड compete with them for food. Proper preparation of nursery pond for stocking with the spawn thus also aims at the total eradication of such predatory insects. आप वेरिस जो है वो आप टॉक्सिकेंट यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सोप ऑयल इमल्जन, जो इमल्जन्स होते हैं वो इजीली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं सिंपल मिक्सिंग ऑफ द एडिटिव्स एज वेल एज द टॉक्सिकेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया कि जो सोप ऑयल इमल्सन है, सोप जो होता है उसको हम मिक्स करते हैं विद ऑयल, जैसे कि 56 kg वेजिटेबल ऑयल प्लस 18 kg ऑफ सोप इज मिक्स्ड टू मेक सोप ऑयल इमल्सन and gently heated for some times with vigorous stirring. These emulsions are applied by spraying over the pond surface for about 12 to 24 hours prior to stocking of the spawn. It is the film of the emulsion which is important and hence care is taken not to disturb the film for few hours. Windy days should be avoided as it will break the film. Now हमारा लास्ट स्टेप जो है प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट में चल रहा है वो है फर्टिलाइजेशन ऑफ पॉन्ड्स। So fertilization schedule involve both organic and inorganic fertilizers, starts 10-15 days prior to stocking and is prepared on the basis of nutrient status and chemical environment of the pond soil and water. जैसे कि आप न्यूट्रिएंट्स का आप कैसे लगा सकते हो पता कि उस पॉन्ड में जो है वो न्यूट्रिएंट प्रोडक्टिविटी कैसी है, हाई है, लो है, कैसी है। तो अगर वो हाई होगी तो आपका पीएच कितना होना चाहिए 6.6 to 7.5 के बीच में। नाइट्रोजन कितना होना चाहिए 50 और मोर, फॉस्फोरस कितना होना 6 to 12 और हमारा ऑर्गेनिक कार्बन कितना होना चाहिए 1.5 और मोर। और बाकी भी यहाँ पे मेंशन है, अगर मीडियम है आपका प्रोडक्टिविटी लेवल और लो है तो क्या है। The successful fry rearing in ponds depend on the availability of zooplankton. For sustained zooplankton production, availability of phytoplankton and bacterial base are important factors. Phytoplankton production requires adequate nitrogen phosphorus. The nutrients can be added by organic and inorganic methods. Organic में आप जो क्या है गाय का गोबर है ना उसको यूज़ कर सकते हो। इनऑर्गेनिक में तो आपको मार्केट में बहुत सारी मिल जाएंगी हमारे केमिकल्स फीड। The organic manure are rich in carbon and contain a small amount of nitrogen phosphorus. It promotes zooplankton growth by saprophytic food chain. काउ डंक यूज़ करोगे, पोल्ट्री जो हमारा चिकन का जो होता है वो वेस्ट उसको यूज़ कर सकते हो आप, है ना। तो इसको आप कैसे अप्लाइड करोगे, दे आर अप्लाइड 15 days ऑफ द सीड स्टॉकिंग। सीड स्टॉकिंग मतलब कि आपका जो एग है, हैचलिंग है, उसकी स्टॉकिंग से एट द रेट ऑफ 5 to 6 टन्स पर हेक्टेयर, 2 to 3 टन्स पर हेक्टेयर रिस्पेक्टिवली। मतलब जो आपका काउ डंक है अगर आप वो ऐड कर रहे हो तो आप 5 to 6 टन्स पर हेक्टेयर, और अगर आप पोल्ट्री वाला कर रहे हो तो उसमें आप 2 to 3 टन्स पर हेक्टेयर डालोगे।
द नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर 2 to 3 times greater in पोल्ट्री मैन्योर, इसलिए उसकी अमाउंट जो है वो कम है। अब हमारी लास्ट सेकंड जो है वो स्टॉकिंग मैनेजमेंट। ये हमारी पहले की जो भी थी वो हमारी प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट की प्रैक्टिस थी, प्री मेंशन। अब स्टॉकिंग मैनेजमेंट में आप क्या करोगे? स्टॉकिंग मैनेजमेंट जो है नर्सरी, रेयरिंग और एडल्ट ग्रोन आउट पॉन्ड्स की, वो आप कैसे करोगे, मतलब कि आप स्टॉक कैसे करोगे फिश को? सबसे पहले आपने क्या करना है, कंप्लीट डीटॉक आपने चेक करना है कि आपका जो पॉन्ड था जिसमें आपने फिश टॉक्सिकेंट यूज़ किया था, है ना, या फिर वीड को इरेडिकेट करने के लिए केमिकल कुछ यूज़ किया था, तो पूरी तरह से हमारा जो है वो रिमूव हो चुका है उस पॉन्ड में से कि नहीं। तो आप क्या बनाओगे, एक हापा बनाओगे। हापा देखो एक छोटा सा ऐसा एक नेट है ना, पॉन्ड के बीच पे, जिसकी जो है वो ये सिर्फ ऊपर से खुला है और बाकी ये जितने भी हैं सब साइड से बंद होगा, बॉटम से भी सील्ड होगा। इसमें आप फिशेस को ऐड करोगे, जो आप जैसे समझ लो कि आपने 10 फिश ऐड की है इसमें, उनको आप एक दिन के लिए रख के देख लोगे, 2 दिन के लिए, उसके बाद उनको कुछ नहीं हो रहा, उनको वो ठीक रह रही हैं, तो आप समझ जाओगे कि ये जो है वो पूरी तरह से तैयार है स्टॉकिंग के लिए हमारा पॉन्ड। So nursery pond or crab seed rearing. So nursery ponds are one stage of series of ponds used in aquaculture. The particular pond where spawn is reared up to fry stage is known as nursery pond. In carps it takes 15 to 20 days with a lower water depth of 1 meter to grow spawns to fry stage. Newly hatched larvae nourish themselves for 3 to 4 days, after which they depend on the natural feed. हमारी नर्सरी पॉन्ड का एग्जांपल। स्टॉकिंग ऑफ नर्सरी पॉन्ड, आप उसमें नर्सरी पॉन्ड में आप स्टॉक कैसे करोगे? तो कार्प स्पोन रिक्वायर्स स्पोन है ना, जो आपका फ्राई से छोटा है, बिल्कुल अभी जो हैचलिंग है वो है ये, उसको नेचुरल फीड क्या होगी? फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स है ना, उस पर फीड करता है वो नेचुरल फीड इमीडिएटली आफ्टर स्टॉकिंग। पहले तो वो पीछे बताया था कि वो 2 से 3 दिन हमारी योग पे फीड करता है ना, उसके बाद जब वो हमारा नेचुरल फीड पे आता है तो उस पर फीड इमीडिएटली जो होगी वो स्टॉकिंग आपको करवानी पड़ेगी। Hence it is essential to have a minimum plankton value 30 to 40 million per meter cube in case of stocking pond at moderate rate of 1.5 to 2.5 million per hectare. When मतलब कि आपको 30 से 40 मिलियन पर मीटर क्यूब में आपके जो है वो प्लैंकटन होने चाहिए। When greater stocking rate is to be adopted, plankton population is also required to be increased. कि अगर आपका आप स्टॉक ज़्यादा कर रहे हो तो आपकी जो फीड है वो भी ऑफ कोर्स इंक्रीज होनी चाहिए, है ना। The stocking density must be according to the condition of the pond and the amount of the fish food organism available. For example, अगर आपका सर्वाइवल आपको चाहिए कि ज़्यादा हो, है ना, जैसे कि 87.3% बताया सर्वाइवल, तो आपका स्टॉकिंग डेंसिटी कितना होना चाहिए? 2.5 मिलियन पर हेक्टेयर। मतलब आपने एक हेक्टेयर में 2.5 मिलियन फिशेस जो है वो आपकी स्पॉन जो है वो ऐड करनी है। आप समझिए आपके पास 1 हेक्टेयर का एक पॉन्ड है, तो आप उसमें कितना फिश ऐड करोगे? स्पॉन 2.5। और अगर आप जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे तो आप उनका देखो सर्वाइवल रेट डिक्रीज हो रहा है, तो आपको डेंसिटी सर्वाइवल रेट को अगर इंक्रीज करना है तो डेंसिटी आपको कम रखनी है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। स्टॉकिंग ऑफ रेयरिंग पॉन्ड्स। अब आपने नर्सरी पॉन्ड की स्टॉकिंग कर लिया। रेयरिंग पॉन्ड, ये रेयरिंग पॉन्ड में क्या आते हैं, हमारे जो स्पॉन थे वो फ्राई बन चुके होते हैं ना, 2 to 3 सेंटीमीटर इन साइज, जो कि 2-3 हफ्ते बाद हो जाते हैं। तो आप उनको क्या करोगे कि अब स्टॉकिंग पॉन्ड में रेयर कैसे करवाओगे? तो रेयरिंग ऑफ फ्राई टू द फिंगरलिंग स्टेज। रेयरिंग पॉन्ड्स में क्या बनते हैं? फ्राई से फिंगरलिंग बनते हैं, और वो कितना टाइम लेते हैं? 3 months। और फिंगरलिंग फ्राई हमारे 2 to 3 सेंटीमीटर इन साइज थे, फिंगरलिंग हमारे कितने हो जाएंगे? 8 to 12 सेंटीमीटर इन साइज। is done in rearing ponds where fry are stocked at the rate of 0.25 to 0.30 million per hectare with a survival rate of 60 to 80% under proper pond condition. तो उसमें इसमें क्या है, हमारा स्टॉकिंग डेंसिटी 0.25 to 0.30 मिलियन पर हेक्टेयर, है ना। जो फ्राई होता है वो प्लैंक्टोफेजिक होता है। अब इसका क्या मतलब है कि वो फीड किस पे करते हैं? प्लैंक्टॉन्स पे। फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस देता है हमारे जू प्लैंक्टॉन को। The ponds for the rearing of fingerlings also require all the pond preparation practice like those followed by nursery ponds. मतलब सारी प्रैक्टिस आपने जैसे जो भी थी वो इसमें वही फॉलो करनी है। फ्राई जो होती है उसकी पॉन्ड जो आप रेयरिंग पॉन्ड में 3 month तक करते हो, मैंने जैसे बताया था, और वो कितना साइज ले लेते हैं? 100 to 150 mm इन लेंथ, और 50 to 40 ग्राम में जब हो जाएंगे तो हमारे जो है वो उनको हमको हार्वेस्ट करके, वो फिंगरलिंग बन चुके होंगे, हार्वेस्ट करके हम कहाँ कर देंगे? ग्रोन आउट पॉन्ड्स में शिफ्ट करवा देंगे। अब स्टॉकिंग ऑफ ग्रोन आउट पॉन्ड्स।
आफ्टर प्रॉपर प्रिपरेशन द पॉन्ड शुड बी स्टोक्ड। अब इसमें क्या है देखो, 100 to 150 mm लॉन्ग फिंगरलिंग्स जो हैं उनको डिजायर्ड कार्ब्स की, आपने जो भी आपने स्पीशीज़ को आप रेयर करवा रहे हो तो वो कितने साइज़ की हो जाएंगी, 100 to 150 mm, 8 to 12 सेंटीमीटर इन साइज़ वो फिंगरलिंग बन चुके हैं। अब इन केस ऑफ फिंगरलिंग्स आर नॉट अवेलेबल तो आप पॉन्ड को जो है वो आप स्टोर कर सकते हो एडवांस्ड फ्राई और अर्ली फिंगरलिंग स्टेज में भी इन एब्सोल्यूट प्रीडेटर फ्री पॉन्ड्स। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना होगा कि उस पॉन्ड में प्रीडेटर्स बिल्कुल भी ना हो। अगर आपके पास फिंगरलिंग्स नहीं है, ये साइज़ नहीं है आपके पास बना भी है ना, तो आप अर्ली जो होती है वो फिंगरलिंग स्टेज आपको लगता है 8 to 12 सेंटीमीटर साइज़ नहीं है लेकिन 6 to 7 सेंटीमीटर हो चुका है, या फिर एडवांस फ्राई स्टेज जो बोल सकते हो उसको आप भी स्टोक करा सकते हो, लेकिन उसमें आपने ये ध्यान देना प्रीडेटर बिल्कुल भी ना हो। द स्टोकिंग रेट डिपेंड प्राइमरली अपॉन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, on the oxygen balance of the pond, quality availability of natural fish food in the pond, and capacity of farmer to provide supplementary feed. Usually, a pond have average water depth of 1.5 to 2.5 meters, should be stocked at the rate of 5,000 fingerlings per hectare. अब हमारी क्या है, पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट आ गई। तो हमने स्टॉकिंग प्री स्टॉकिंग की स्टॉक करने से पहले हमने सब इरेडिकेशन करवाई, वीड की, अनवांटेड इंसेक्ट्स की, फिशेस की, है ना, और फर्टिलाइज करवाया हमारे पॉन्ड्स को। स्टॉकिंग पॉन्ड में हमने कैसे कितनी डेंसिटी जो है वो पर मिलियन हेक्टेयर नर्सरी पॉन्ड में होनी चाहिए, फिंगरलिंग पॉन्ड्स में होनी चाहिए, वो देखी। उसके बाद हमारी अब पोस्ट, अब आपने स्टोर कर दिया, अब उनकी आप देखभाल कैसे करोगे, उनके जो हाउ यू विल टेक केयर ऑफ दी स्टॉक पॉन्ड्स। सो पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट को भी आप जो है वो 3 उसमें मेन उसमें डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट है फीडिंग, आप कितनी फीड दोगे। सेकंड है पॉन्ड इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, आप जो है वो पॉन्ड का इन्वायरमेंट आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि उसकी पीएच मेंटेन्ड है कि नहीं, उसका जो अवेलेबल ऑक्सीजन उसमें ठीक है कि नहीं। फिश हेल्थ मॉनिटरिंग, और आपको फिश की हेल्थ मेन जो है वो मॉनिटर करनी पड़ेगी, उसमें कोई डिजीज़ तो नहीं आ गया है ना। फर्स्ट है हमारी फीडिंग। Soon after stocking, the fish start grazing natural food available in the pond, irrespective of their stage of life cycle। कि अगर वो ये नहीं डिपेंड करता कि वो कौन से लाइफ साइकिल पे, जितनी भी फिश होती हैं वो हमारी सबसे पहले क्या देखेंगी, फूड देखेंगी कि आपका अवेलेबल है कि नहीं पॉन्ड में, उस पर फीड करना स्टार्ट कर देंगी। तो चाहे वो हमारी फ्राई स्टेज हो, चाहे फिंगरिंग स्टेज हो, चाहे स्पॉन स्टेज हो, कुछ भी हो। Therefore, immediate step must be taken for providing supplementary feed. In case of nursery ponds, where spawns are reared for about fortnight मतलब आप 14 day की बात करते हैं, up to fry stage, supplementary feed is broadcast on the pond surface in the form of the fine powder daily in the morning hours at prescribed rate। जैसे कि एग्जाम्पल होता है, ये फीड जो है वो ऐड कर रहे हैं। सेकेंड हमारी वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, तो आपको जो है वो वाटर क्वालिटी की जो है वो खास ध्यान रखना पड़ेगा। द फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स ऑफ पॉन्ड वाटर शुड बी विद इन ऑप्टिमम लिमिट्स फॉर वाटर, फिश ग्रोथ एंड सर्वाइवल। वाटर क्वालिटी इज नॉट एन इशू फॉर लो स्टॉकिंग डेंसिटी एंड low yield harvest but is one of the major concerns when the stocking density is higher। कि अगर आपकी डेंसिटी जैसे हायर है तो आपको खास कर ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी वाटर क्वालिटी वो है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आप कैसे, हमारी कुछ एग्जांपल्स है ये हमारे, आप ऑक्सीजन की जो है वो डिमांड अगर है उसमें तो आप कैसे, तो आप पैडल व्हील यूज़ कर सकते हो, है ना, ये ऑक्सीजन, या फिर आप एस्पिरेटर यूज़ कर सकते हो, या फिर आप सबमर्ज्ड पॉन्ड एरिएटर यूज़ कर सकते हो, हमारी जो है ऑक्सीजन बढ़ाते हैं पॉन्ड्स में। अब ये कुछ पैरामीटर्स हैं और ये उनकी कुछ डिज़ायरेबल रेंज है। जैसे कि पैरामीटर है आपका वाटर कलर कितना होना चाहिए, ग्रीनिश ब्राउन होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए, 25 to 50 सेंटीमीटर। पीएच कितना होना चाहिए ऑप्टिमम, 7.5 to 8.5। डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 5.0 ppm। फ्री कार्बन डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए, 15.0 ppm। इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कितना होना चाहिए, 0.2। एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस कितना होना चाहिए, 0.2 pp। Health management, the fish are sampled periodically to check the health of the fish, including the growth, presence of the parasite and bacterial diseases. Calves in the grown out ponds are likely to be infected by the epizootic ulcerative syndrome, also known as mycotic granulomatosis or red spot disease, is a disease caused by the water mold season. These can be prevented by using Cefax at 1 लीटर पर हेक्टेयर इन पॉन्ड। जो हमारा मेजर कौन सा डिजीज़ होता है ये होता है, उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। सिफैक्स जो हमारा एक केमिकल है एट 1 लीटर पर हेक्टेयर इन वाटर।
ये देखो एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम से जो हमारी डिजीज फिश वो है, फिर जो हमारा एक और अर्गलिस इन्फेक्शन है उससे डिजीज फिश। अर्गलिस ये जो हमारा पैरासाइट होता है ना। तो आप इन दोनों को कैसे कर सकते हो, इस वाले केमिकल यूज करके, दैट इज सिफेक्स, कितने में, एट 1 लीटर पर हेक्टेयर। हमारी जो है वो मैनेजमेंट वाला पूरा हो चुका है कि आपने स्टॉक जो पॉन्ड्स थी उनकी मैनेजमेंट कैसे की। अब ये अलग एक टॉपिक है, दैट इज फिश कल्चर इन बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ फिश स्पीशीज एज मोनोकल्चर और पॉलीकल्चर। अगर मोनोकल्चर होगा तो आप में उसमें कितनी नाम बता रहे हैं, मोनो सिर्फ एक ही फिश का कल्चर करवा, एक ही फिश स्पीशीज का कल्चर करवा रहे हो, और पॉली कल्चर है तो उसमें आप बहुत ज़्यादा स्पीशीज का कल्चर करवा रहे हो साथ में। मोनोकल्चर, दिस इज द कल्चर ऑफ अ सिंगल स्पीशीज ऑफ फिश इन अ पॉन्ड और टैंक, है ना। आप ये सारा जो है वो पढ़ लेना। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं कि इजी टू फीड होगा। जो आप अगर एक स्पीशीज यूज़ कर रहे हो तो आपको उससे जो है, जैसे समझ लो आपने एक ग्रास कार्प का करवा रहे हो आप मोनोकल्चर। ग्रास कार्प क्या होती है, वो हमेशा एक्वेटिक वीड्स पे फीड करती है। तो आपको पता है कि आप इजी, आपने सिर्फ उनको वीड्स देनी है ना। परमिट्स ग्रेट कंट्रोल ओवर साइज, एज, सेक्स, इजी टू ऑपरेट होगा, सिलेक्टिव हार्वेस्ट होगी, सुटेबल फॉर फार्मर्स हैविंग लिमिटेड लैंड सोर्सेज। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि नेचुरल प्रोडक्टिविटी ऑफ पॉन्ड की जो होगी वो फुली यूटिलाइज नहीं है। कितना बड़ा पॉन्ड है उसमें आप सिर्फ जो है वो ग्रास कार्प का फीड करवा रहे हो, तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा था बॉटम फीड, जो कुछ स्पीशीज होती हैं बॉटम फीडर होती हैं, है ना, कुछ जो होती हैं वो हमारी बीच में रहती हैं, तो वो सारा जो है वो वेस्ट हो गया। बाकी भी कुछ ये कंपोजिट कल्चर। नाउ कंपोजिट कल्चर, फिश कल्चर इज अ मेथड इन विच 5 or 6 डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोजिट कल्चर, जो हमारा पॉली कल्चर का एक एग्जांपल है। कंपोजिट कल्चर में आप कितनी स्पीशीज, सिर्फ जो जैसे तो ज़्यादातर कितनी उतनी 6 होती हैं नंबर, है ना। 6 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज को आप कल्चर साथ में करवाते हो एक ही पॉन्ड में। और एक किस में हो रहा है, ये हमारा ग्रोन आउट पॉन्ड की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। दिस गारंटी दैट द फूड सप्लाइज इन द पॉन्ड कंप्लीटली यूटिलाइज। Such a system improves the fish yield. Example, कतला feed on the water surface. रोहू are the feeder for the middle region. जो हमारा ये पॉन्ड है ना, तो कतला ऊपर रहेगी, रोहू जो है वो हमारे मिडिल रीजन में। मृगल और कॉमन कार्प जो है वो फीडर ऑफ द बॉटम, है ना। ग्रास कार्प जो है वो वीड पे फीड करेगी। तो आपने पूरा जो है वो फ़ायदा उठा लिया उस पॉन्ड के रिसोर्सेज का। रिक्वायरमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिश। अब कंपोजिट कल्चर में आप बहुत सारी स्पीशीज़ को तो ऐड तो कर रहे हो, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट है कुछ, है ना, कि दे शुड हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिटेट्स। की अगर एक बॉटम पे है, एक टॉप पे है ना, एक वीड पे फीड कर रही है, तो इनका जो है वो कम्पीट नहीं करनी चाहिए वो एक रिसोर्स के लिए। दे शुड ऑक्यूपाई डिफरेंट इकोलॉजिकल नीचेस। दे शुड अटेन मार्केटेबल साइज एट द सेम टाइम, है ना, कि अगर आप उनके हार्वेस्टिंग करवाओगे सारी पॉन्ड की, तो उनका सबका जो है वो मार्केटेबल, जितना साइज आप मार्केट में बेच सकते हो फिश का, उतना वो है वो एक साथ होना चाहिए अटेन। दे शुड टॉलरेट ईच अदर, एक दूसरे को अटैक नहीं करना चाहिए, और एक जो है वो नॉन प्रीडेटरी होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे को वो फीड नहीं करनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन, अब ये पूरा डिस्क्राइब है कंपोजिट कल्चर का, कि आपका प्लैंकटन फीडर होगा, जो आपका टॉप का होगा प्लैंकटन फीडर होगा, फिर एक हर्बीवोर फिश स्पीशीज होगा, है ना, एक जो है वो बॉटम फीडर होना चाहिए, एक जो है वो ओमनीवोर फीडर होना चाहिए, एक लास्ट जो है वो कार्निवोरस फिश होनी चाहिए। ये एक डायग्राम है जो कि आपका शो कर रहा है ना कंपोजिट कल्चर को। अब कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कंपोजिट कल्चर के। पहले तो क्या है एडवांटेज की, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फीडिंग नीचे, है ना, पूरे पॉन्ड का जो है वो हर एक हिस्सा जो है वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो रहा है। स्पेस जो हो रहा है वो वाटर कॉलम का पूरी तरह से यूटिलाइज हो रहा है। फुल कंपेटेबिलिटी और यूटिलाइजेशन हो रही है, कंपेटेबिलिटी ऑफ स्पीशीज की, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल फीड एक्सेट्रा। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिफिकल्ट टू हार्वेस्ट है, difficult to maintain the food for all the species, and need of high and technical know-how. Thank you.